नमस्ते स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे हमारी क्लास नंबर फर्स्ट के बाद हम क्लास नंबर सेकंड को लेके आए हैं और इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। इससे रिलेटेड हम किन चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उस फर्स्ट क्लास के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था। सबसे पहले हमने वही देखा था कि प्रीपोजिशन होती है क्या, है ना। हमने इस चीज़ को देखा था कि प्रीपोजिशन क्या होती है। तो हमने हमारी इस क्लास में देखा था कि प्रीपोजिशन है ये टू वर्ड से मिलकर बनी है, एक तो है प्री है और एक है पोजीशन। अब ये देखने के बाद प्री पोजीशन का मतलब प्री पूर्व की निर्धारित स्थिति देखा था। जैसे मान लो कि शी है, जंप्ड है और इनटू द रिवर। यहां देखें कि जो हमारे पास प्रीपोजिशन वाली कंडीशन थी ये हमने पूरे तरीके से आइडेंटिफाई किया था कि ये जस्ट वर्ड के बाद पहले आ रहा है प्रीपोजिशन। लेकिन यही चीज हम देखें कि यहाँ रिवर के जस्ट पहले है प्रीपोजिशन, पूर्व की स्थिति है, लेकिन ये किसी वर्ड के बाद आकर प्रीपोजिशन बन रही है ना। यहाँ यही कंडीशन हम सेम देखें, जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास ब्रेक और इनटू आ गया, है ना। ब्रेक और इनटू आ गया और ये जो प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशन कहाँ पे आई है, वर्ड के बाद में। और ये कंडीशन अपन ने देखी थी, जब वर्ड के बाद में आए तो इसको क्या बोलेंगे हम, फेजल वर्ब। कंप्लीट है। अगर ये वर्ड के पहले है, प्री वाली पोजीशन है, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, और वर्ड के जस्ट बाद है तो ये कंडीशन है हमारे पास फेजल वर्ब की। ये कंडीशन देखने के बाद हमने देखा था कि क्वेश्चन किस प्रकार आने की संभावनाएं हैं। एक शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं हम। क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं किससे, एरर से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है हमारे पास सेंटेंस और कंप्लीशन। ये सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। थर्ड सिचुएशन रहती है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, यहीं से आते हैं। इसके बाद इन तीनों कंडीशन को देखने के बाद हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमने देखा था किसको, ऑन को। इसके बाद देखा था हमने आवर को, और इसके बाद देखा था अबव को। तीनों में क्या सिचुएशन थी, ऑन था सरफेस टच है, आवर था जस्ट अबव, है ना, ये जस्ट अबव, और अबव था हमारे पास ये व्यक्ति, और इसके साइड में कोई वस्तु इधर साइड में है। ये तीनों सिचुएशन ऑन है, ये ओवर है, और ये अबव वाली सिचुएशन है। इन तीनों सिचुएशंस को हमने वन बाय वन देखा। अब हमारी क्लास में हम नेक्स्ट जो चीज को देखने वाले हैं वो किस चीज को देखने वाले हैं, ये फर्स्ट प्रीपोजिशन देखने के बाद इनकी जस्ट अपोजिट लेते हैं, और हम प्रीपोजिशन नंबर सेकंड क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं ऑन का जस्ट अपोजिट है, वो कौन होगा, ऑफ। फिर इसके बाद देखें ओवर है, ओवर, ओवर का अपोजिट है हमारे पास कौन, अंडर, और एक है अबव। इस अबव का जस्ट अपोजिट कौन है, बिलो, कौन, बिलो। ये इन तीनों प्रीपोजिशंस को हम देखने वाले हैं। इसके बाद क्या अंतर है इसमें, यहां ऑन में प्लस था और यहां पर ऑफ में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है और कोई वस्तु यहां से जस्ट क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, तो गिरने का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, माइनस हो गया, ऑफ हो गई। यहां चले आगे, ओवर है, ये जस्ट अबव है, और यहां पर अंडर का मतलब क्या होगा, जस्ट बिलो होगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले हम अबव वाली सिचुएशन देखी। अबव वाली सिचुएशन ये है, लेकिन यहां देखें बिलो वाली सिचुएशन क्या होगी, बिलो वाली सिचुएशन रहेगी रैंक में कोई बिलो है या फिर और भी अन्य सिचुएशन से। तो हम देखने वाले हैं इन तीनों के अपोजिट्स को, और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, हमने अभी जस्ट देखा है प्रीपोजिशन नंबर सेकंड। और सेकंड प्रीपोजिशन कौन सी है हमारे पास, एक तो ऑफ है, एक है हमारे पास अंडर, और एक है हमारे पास बिलो। इन तीनों प्रीपोजिशंस को हम देखने वाले हैं, और क्या डिफरेंस है देखो। सबसे पहले ऑफ वाली सिचुएशन है, और ऑफ वाली सिचुएशन हमारे से क्या कहती है, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है अलगाव, और अलगाव का मतलब
कोई चीज कहीं से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। माइनस होने का मतलब ही सेपरेशन है। जैसे फॉल आउट, कोई चीज नीचे गिरना, वो क्या है हमारे पास, ऑफ है, कंप्लीट है। अंडर देखें, अंडर वाली सिचुएशन क्या है, अंडर वाली सिचुएशन है हमारे पास ये जस्ट, है ना, ये कोई वस्तु है और जस्ट नीचे है। वहां पर अबव में क्या था, जस्ट, जस्ट ओवर था, है ना, मतलब ओवर में क्या था, जस्ट अबव था, और ओवर का अपोजिट कौन है, अंडर है या जस्ट बिलो है। नेक्स्ट चले हमारे पास तीसरी सिचुएशन है, ये बिलो की सिचुएशन। और बिलो की सिचुएशन कौन सी है, इस सिचुएशन में हमने इसके अपोजिट में पहले देखा था, और इसके अपोजिट में हमारे पास क्या था, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन का मतलब है किसी चीज से किसी की क्या करना है, तुलना करना है, ये कंपैरिजन है। जैसे इन एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, और यहां पर ऑफ का देखते हैं, ऑफ के लिए कौन सा एग्जाम्पल है। तो ऑफ का यूज कहां होगा, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, और क्या लिखा, द चाइल्ड, ये है फेल और ऑफ, इसको हटा देता हूं अभी, द चाइल्ड द रूफ, बच्चा है वो छत से क्या हो गया, फेल ऑफ हो गया, है ना। फेल ऑफ मतलब नीचे क्या हो गया, गिर गया, और गिर गया मतलब सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ये पेन है, ये क्या हो गया, ये फॉल आउट, आई मीन फेल ऑफ हो गया, है ना। ये पेन है यहां से गिर गया, तो ये वाली ऑफ वाली सिचुएशन, कहीं से अलग होना, माइनस होना, ये वाली सिचुएशन है हमारे पास ऑफ की। जबकि ऑन की सिचुएशन सरफेस टच था, और यहां पे सरफेस से क्या हो रही, कोई वस्तु गिर रही है। नेक्स्ट चले, अंडर वाली सिचुएशन है, और अंडर वाली सिचुएशन के अंतर्गत जैसे कोई चीज जस्ट नीचे है, और मैंने कहा कि स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आर सिटिंग, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, द ट्री, और द ट्री का मतलब पेड़ के नीचे है, पेड़ के ऊपर बैठेंगे स्टूडेंट, कहां बैठे हैं, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई हमारे पास, अंडर वाली सिचुएशन हो गई। जस्ट कहां है, जस्ट बिलो है। नेक्स्ट सिचुएशन, कंपैरिजन की सिचुएशन क्या है, कंपैरिजन की सिचुएशन है, जैसे मान लो तीसरी वाली सिचुएशन, द रिवर, जो नदी है, द रिवर जो नदी है, इज फ्लोइंग, बह रही है ना, ये इज फ्लोइंग, ये द डेंजर मार्क, डेंजर्स और मार्क, डेंजर्स मार्क मतलब खतरे का निशान, और खतरे के निशान के कहां पर बह रही है नदी, बिलो, बिलो का मतलब खतरे के निशान के नीचे है, तो खतरे के निशान है, और उस खतरे के निशान मान लो ये है, और ये खतरे का निशान है, इसके नीचे नदी बह रही है, तो यहां पर स्थिति खराब नहीं है, खतरे के निशान के नीचे है, और कभी खतरे के निशान के ऊपर है, तो वहां वाली सिचुएशन बिलो का जस्ट अपोजिट कौन था, अबव है, तो अबव डेंजरस मार्क है, कंप्लीट है। तो यहां हमारे पास जो सिचुएशन है, ये कंपैरिजन कर रहा है कि यहां से क्या है, नदी नीचे है, या फिर नदी यहां से क्या है, ऊपर है। तो तीनों सिचुएशन, ये इसका तीनों का मीनिंग्स था, और मीनिंग्स के अंतर्गत हमने इसके सेंटेंस को देखा है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखते हैं इसके यूजेस, देखते हैं कि इसका यूज कहां पे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अंडर का यूज है, वो अंडर का यूज और बिलो का यूज देखेंगे, तो कहां करें, देखना। सबसे पहले पहली सिचुएशन है, ये हमारे पास बिलो, और बिलो का यूज देख रहे हैं हम, ये किसके लिए होगा, ये होगा रैंक में कोई भी कम, है ना। तो देखना, बिलो का जब यूज करेंगे तो ये किसको डिनोट करता है, तो ये चीज डिनोट कर रहा है, टू डिनोट सेंस, टू डिनोट सेंस ऑफ लेस इन रैंक, है ना, रैंक में कोई क्या है, लेस है, कमजोर है, और कमजोर रैंक को क्या कहेंगे, बिलो कहेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, मान लो क्या सेंटेंस है, हमारे पास एक सेंटेंस आया है, और किस तरह का सेंटेंस आया है, ये सेंटेंस देखो क्या है सेंटेंस,
कि ए सीनियर टीचर इज द प्रिंसिपल इन रैंक, है ना। रैंक में एक जो सीनियर टीचर है ना साहब, वो सीनियर टीचर प्रिंसिपल से क्या है, प्रिंसिपल से रैंक में क्या है, कम है सीनियर टीचर। और सीनियर टीचर जब रैंक में कम है तो ये क्या है साहब, बिलो है। रैंक उसकी नीची है, रैंक कम है, तो किसका यूज कर दिया हमने, बिलो का यूज कर दिया। और बिलो का यूज कहां होगा, बिलो का यूज कहां पे होगा, किस जगह हम बिलो का यूज करेंगे, तो बिलो का यूज कहां पे होगा हमारे पास, अगर कोई चीज एक तो कंपैरिजन के यहां हो रहा है और एक कहां हो रहा है, जब कोई चीज रैंक में कम हो तो वहां पर किसका यूज कर देंगे, हम बिलो का यूज कर देंगे। अब देखते हैं हम किसको, अंडर को। और अंडर वाली सिचुएशन क्या है हमारे पास, ये देखो दूसरी सिचुएशन है और यहां किसको देख रहे हैं हम, अंडर को। तो अंडर की सिचुएशन किस तरह की है, अंडर वाली सिचुएशन क्या है, तो यहां पर देखो अंडर वाली सिचुएशन किस तरह की है, ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा टू डिनोट, है ना, किस चीज को डिनोट कर रहा है, सेंस ऑफ, किस चीज को, सुपरविजन को, किस चीज को, सुपरविजन को, है ना। ये देखो ये सुपरविजन को बता रहा है, सुपरविजन को मतलब कोई सभी में क्या है, एक श्रेष्ठ है। और किस तरीके सुपरविजन को बता रहा है, देखो अंडर कहते हैं ना कि इतने सारे व्यक्ति तो उसके अंडर में कार्य करते हैं, तो देखना यहां हमारे पास एक सेंटेंस है और किस तरह का सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस आया ऑल द स्टाफ वर्क्स, या ऑल द स्टाफ वर्क मैनेजर। ये देखो सारा जो स्टाफ है ना, ऑल द स्टाफ वर्क, सारा स्टाफ क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है। और द मैनेजर यानी मैनेजर के, तो मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, और मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है मतलब सुपरविजन, सुपरविजन सर्वश्रेष्ठता को कहां कौन लिए हुए हैं, ये सर्वश्रेष्ठता को लिए हुए हैं कौन, मैनेजर। मैनेजर के अंडर में सब स्टाफ हैं, तो यहां कौन आ गया साहब, अंडर आ गया। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप अंडर को, कि बिलो का यूज तो हमने दो जगह देखा है, कंपैरिजन में देखा है और एक देखा है रैंक में कोई कम हो तो वहां बिलो है। लेकिन अंडर वाली सिचुएशन है कि किसी व्यक्ति, सुपरविजन को बताता है किसी व्यक्ति के अंडर में इतने हैं, है ना, उसके अंडर में इतने हैं। कहते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो सरपंच साहब कहते हैं कि आपके अंडर में कितने वोट है, कि मेरे अंडर में तो लगभग 100 वोट है साहब। तो अंडर का मतलब है कि मेरे अंडर कस्टडी में मैं क्या हूं, सुपरविजन हूं, और सुपरविजन हूं तो मेरे अंडर में कितने हैं, इतने हैं। तो ये वाली सिचुएशन है। आगे देखते हैं यही अंडर की सिचुएशन एक और आती है, और अंडर की सिचुएशन एक और क्या है, अंडर की सिचुएशन है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं इन प्रोसेस वाली, है ना, ये इन प्रोसेस, कोई भी जो कार्य है वो प्रोसेसिंग में है। और जब प्रोसेसिंग वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी हमारे पास किसकी है, अंडर वाली सिचुएशन है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है, द वर्क इज प्रोसेस। कि कोई आया, किसी ने पूछा कि काम काम चल रहा है क्या साहब, हाँ कि चलो काम क्या है, काम अंडर प्रोसेस है ना, क्या हो रहा है, काम अंडर प्रोसेस है, कार्य चल रहा है ना। तो जैसे मान लो कोई सा भी वर्क है और वो वर्क अपन कहते हैं कि साहब वर्क क्या है, अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस मतलब गतिशील है, लगातार कार्य चल रहा है। तो यहाँ इन प्रोसेस वाली सिचुएशन में भी किसका प्रयोग होगा, अंडर का होगा। जैसे इन एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, और क्या है, दे आस्क मी मैनी टाइम, उन्होंने मेरे से पूछा है, क्या पूछा है, बहुत सी बार पूछा है, बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा है
द वर्क ऑफ आवर स्टडी, हमारे पढ़ाई का कार्य क्या है, प्रोसेस है। मतलब पढ़ाई का कार्य क्या है साहब, अंडर प्रोसेस है। लगातार हम कार्य कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सी बार पूछा लेकिन एक ही जवाब दिया है हमने, क्या जवाब दिया है कि वर्क क्या है, अंडर प्रोसेस है। हमारी स्टडी क्या है, अंडर प्रोसेस है, कंप्लीट है। आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे किसको, हमने पढ़ा है ऑफ को, हमने पढ़ा है बिलो को, हमने पढ़ा है अंडर को। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास किस तरह की सिचुएशन है, इन एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज लिखता हूं, एक सेंटेंस को, और सेंटेंस है हमारे पास, देखना क्या सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस है हमारे पास, ही इज सिटिंग प्लेग्राउंड। ये देखो, ही इज सिटिंग प्लेग्राउंड, और यहां हम देखने वाले हैं ही इज सिटिंग प्लेग्राउंड। हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी हैं साहब। पहला ऑप्शन है हमारे पास, एक सेंटेंस लिखा हमने, इस सेंटेंस को देखते हैं और इसके अंतर्गत हम देखें कि पहला ऑप्शन हमारे पास किस तरह का है। तो पहला ऑप्शन जब हम देखें कि पहला ऑप्शन है हमारे पास, जैसे यहां पर ऑप्शन आ गया साहब, ऑन आ गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास ओवर है, कंप्लीट है, जो हमने पढ़ लिया है वो ऑप्शन ले रहे हैं हम। एक है हमारे पास बिलो है, एक ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, मान लो हमारे पास ऑप्शन है साहब अबव है। ये ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन। अब इन ऑप्शंस के अंतर्गत जब हम देखें कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है प्ले ग्राउंड यानी खेल के मैदान में। तो यहां आप देखोगे कि यार इसमें तो इन आना चाहिए, ये तो गलत दे दिया एग्जामिनर ने, और गलत दे दिया तो यहाँ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर यहाँ पे आना चाहिए, कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा हम देखें। तो यहाँ पर जब हम देखें कि कोई भी आंसर है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को सही तरीके से चुनना होता है। सबसे पहले हम देखें कि प्लेग्राउंड के अबव, अबव का मतलब प्लेग्राउंड के आप टच नहीं है, आप इस तरीके से बैठे हैं, तो यहाँ तो ये ऑप्शन आना नहीं है। क्या प्लेग्राउंड में ऐसे बैठ सकते हैं हम ऊपर लटकते हुए, ये तो जादूगर कर सकता है, मैजिशियन कैन डू दिस। नेक्स्ट चले बिलो, बिलो का मतलब जस्ट नीचे, प्लेग्राउंड में नीचे जाके बैठेंगे आप, नहीं ना। ओवर का मतलब भी ये जस्ट अबव है। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ निश्चित रूप से हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ऑन आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑन आंसर होगा। यही सेंटेंस में एक बार और लिखता हूं, और यहां लिखा मैंने ही इज सिटिंग, और फिर है हमारे पास प्लेग्राउंड। और जब हम देखें तो यहां पर ऑप्शंस आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास ऑन, वही सेकंड ऑप्शन है आपके पास इन है, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, बिलो, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, ये अवर। और वही प्लेग्राउंड की बात चल रही है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास खत्म हुए। अब हम आगे देखें कि इन दोनों में से भी करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ ऑन तो हम पहले लाए, क्योंकि प्लेग्राउंड पे बैठा हुआ है तो सरफेस टच है साहब, इसलिए ऑन का तो यूज होगा निश्चित रूप से, कि ऑन तो आना है। लेकिन देखो कि प्लेग्राउंड है, और प्लेग्राउंड एक बाउंड्री मानी जाती है ना, खेल के मैदान में एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो ये ऑन भी खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा, जब बाउंड्री आ गई, है ना। तो हमारे पास प्लेग्राउंड के लिए ऑन का तो यूज करेंगे, लेकिन ऑन भी खत्म है कब, जब बाउंड्री आ जाएगी। मतलब इन आ गया इस सिचुएशन में, एक बाउंड्री वाली सिचुएशन आ गई। यहाँ कौन सी है, ये बाउंड्री वाली सिचुएशन आ गई। अगर बाउंड्री से हम घिरे हुए हैं, तो वहां बाउंड्री वाली सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे साहब, इनका यूज करेंगे। कंप्लीट है, वरना हम ऑन का यूज करते अगर इन नहीं होता। तो इससे भी मोर करेक्ट आंसर मिला हमें, कौन, इन मिला। तो इसी तरीके से हम और भी चीज देखने वाले हैं, और क्या देखने वाले हैं देखना। हम आपको तीन चीज बताते हैं, एक तो हमारे पास क्या है, ऑन है, एक है हमारे पास इन है, और एक एट है। इनमें कंपैरिजन देखते हैं, और क्या कंपैरिजन है। ऑन देखें हम, तो ऑन में तो क्या कंडीशन है, ये देखो सरफेस टच है साहब, कैसा सरफेस है, टच सिचुएशन है। जबकि इनमें देखो
इनमें क्या होती है, बाउंड्री होती है। और जहां पर दोनों ही सिचुएशन है वहां मोर करेक्ट क्या है, इन है। सरफेस टच है लेकिन बाउंड्री है तो पहले बाउंड्री वाली सिचुएशन आएगी, इन आएगा। और यहां देखें 8, तो 8 वाली सिचुएशन कौन सी रहेगी, यहां पॉइंट रहेगा। अगर हमारे पास सरफेस टच है, बाउंड्री भी है और अगर पॉइंट भी है तो सबसे पहली बात कौन सी आएगी, पॉइंट वाली आएगी। नंबर 2 पे ये और तीसरी सिचुएशन ये है ना। अगर कभी भी सबसे पहले किसी पॉइंट को दर्शाता है तो उस पॉइंट वाला आंसर हमारे पास आता है ना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, और क्या एग्जांपल है हमारे पास, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे यहां लिया नेहा इज स्टैंडिंग, कंप्लीट है, और यहां लिया गेट। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर होगा साहब, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो ऑप्शंस में ये तीनों हैं, तो नेहा इज स्टैंडिंग, नेहा खड़ी है गेट पर, तो गेट पर खड़ी है तो सरफेस टच है साहब, होन आना चाहिए। लेकिन फिर आगे गए तो इन भी तो आएगा, क्योंकि देखो गेट बंद है ना, मतलब गेट पे एक है, और गेट पर खड़ी है तो सब तरफ से बाउंड्री है, और तो क्या इन लिख दें, तो अब ये ऑन तो खत्म हो गया साहब, कौन आया, इन आ गया। लेकिन फिर भी देखो 8 भी ऑप्शन में है, तो सबसे पहले 8 आएगा, क्योंकि गेट दिया है और एक पॉइंट को दिया है ना, एक ही चीज बताई है पॉइंट को, तो सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आना है यहाँ पे कौन आएगा, 8। और अगर 8 यहाँ पे दबी है, नेहा इज स्टैंडिंग एट द गेट, है ना, या एट गेट, तो यहां जब हम देखें तो पहली सिचुएशन तो हमारे पास 8 की है, सेकंड सिचुएशन इनकी, और थर्ड सिचुएशन ऑन की है। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए आप। तो हम पढ़ने वाले हैं आगे, हमारे जिस प्रीपोजिशन को हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम प्रीपोजिशन नंबर 3 को, और थर्ड है हमारे पास कौन है, इन है और इनटू है। सबसे पहले इनके मीनिंग्स को देखते हैं, तो इन और इनटू का मीनिंग्स क्या है। इन और इनटू का मीनिंग देखें तो एक तो हमारे पास इन है साहब, और एक है हमारे पास इनटू। जब हम इन दोनों चीजों को देखें तो इनके मीनिंग्स को हम पहचान चुके हैं, इन वाली कंडीशन ये है, आप कोई भी यहां पर है लेकिन कहां है, बाउंड्री के अंदर है, और बाउंड्री के अंदर वाली सिचुएशन कौन सी है, इन है। लेकिन यहां पर क्या होती है, ये मोशन है ना, मोशन का मतलब होता है गति, है ना, ये गति क्या है, नो है, नो मोशन, कोई गति नहीं होती है साहब, बाउंड्री के अंदर है आप। जबकि इनटू वाली सिचुएशन क्या है, ये देखो इनटू वाली सिचुएशन हमारे पास ये है कि यहां से आप सीधे जा रहे हैं साहब, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन यहां आपने पानी उठाया, कुछ भी किया, लेकिन आप पानी को कहां डाल रहे हैं, इसमें ड्रॉप कर रहे हैं, और पानी को जब इसमें डाल रहे हैं तो पानी एक जो एक क्षेत्र है उससे दूसरे क्षेत्र में अंदर की ओर जा रहा है, तो ये वाली सिचुएशन क्या है आपकी, इनटू वाली सिचुएशन है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक निश्चित सिचुएशन भी क्या है, मोशन होती है साहब, मोशन का मतलब गति होती है ना, और यहां पर गति क्या थी, नहीं थी, तो यहाँ मोशन है साहब, और मोशन है तो किसका यूज किया है, इनटू का। लेकिन देखो इसमें पूरा पानी भर दिया, और भरने के बाद ये गिलास इस तरीके से या इस तरीके से, अब पानी पूरा भरा हुआ है, तो ये वाली सिचुएशन इनटू के जस्ट बाद स्थिति कौन सी आती है, इनकी, क्योंकि पानी भरा गया तो अब क्या बन गया, ये इन बन गया। तो इसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया हमने, और क्या देखा, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है, यहां पे पहला सेंटेंस आया कि शी इज सिटिंग, और फिर क्या है, रूम, वह बैठी हुई है, कहां बैठी हुई है, रूम में, है ना। और यहां लिखा मैंने एक सेंटेंस, नेहा जम्प्ड। अब ये मत कहना कि सर आप बार बार नेहा लिखते हो, अरे जो सीधा नाम है उसको तो लिखेंगे, है ना, नेहा जम्प्ड और रिवर, ये देखो। अब यहां सिचुएशन क्या है, सी इज सिटिंग, बैठी हुई है साहब, कहां बैठी है, रूम में बैठी है, नो मोशन, यहां पे क्या आ गया, इन आ गया। लेकिन देखो नेहा जम्प्ड किया, नेहा ने कहां किया, जम्प्ड इनटू, कंप्लीट है, कहां जम्प्ड किया, इनटू द रिवर, नदी में। जब नदी में जम्प्ड किया नेहा ने, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इनटू हो गया। जैसे मान लो
कि डस्टबिन में मैं क्या डालता हूं, डस्ट डालता हूं, कचरा डालता हूं, तो कचरे को ड्रॉप्ड किया उसमें, है ना, तो वहां कौन सी सिचुएशन हो गई, इनटू वाली सिचुएशन हो गई, जबकि उसमें पहले से कचरा है तो क्या है, इन वाली सिचुएशन है। बोतल में पानी भरा हुआ है साहब, जब पानी भरा हुआ है तो इन वाली सिचुएशन है, लेकिन पानी को मैं बोतल में भरता हूं तो वह इनटू वाली सिचुएशन है। कप में चाय भरी हुई है तो क्या है, इन वाली सिचुएशन है, लेकिन उस में कप में चाय को भरता हूं जब, तो वहां सिचुएशन कौन सी है हमारे पास, इनटू वाली सिचुएशन है। आशा है आप इन और इनटू वाली सिचुएशन को समझ चुके होंगे। ये हमारे पास इनके क्या थे, मीनिंग्स थे, और मीनिंग्स के बाद अब इनका यूज देखते हैं साहब। ये क्या देखा हमने, ये देखे इनके मीनिंग्स कंप्लीट हैं, ये इसके मीनिंग्स को देखा है, और मीनिंग्स को देखने के बाद अब हम देखते हैं इनका यूज, कि इन और इनटू का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूज, और किसका यूज देखेंगे, इनका। तो इनका यूज कहां पे होता है, इनका यूज कहां पे किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको इनके यूज के लिए जो बताता हूं वो क्या है। हमारे पास एक सेंटेंस है, और सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, देखो हमारे पास सेंटेंस है, यहां है, ये है मनीषा, मनीषा को भी तो लिखे भाई, है ना, ये देखो मनीषा वेंट टू कोटा, कहां पे गई मनीषा, कोटा गई, और यहां लिखा कार, ए कार, किससे गई साहब, कार से। अब यहां ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इन है, दूसरा ऑप्शन है बाय है, तीसरा ऑप्शन है ऑन है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास, चौथा ऑप्शन है साहब विद है। अब सिचुएशन देखिए आप, इसी सेंटेंस को मैं एक बार और लिखता हूं, और यही सेंटेंस है हमारे पास कौन सा, मनीषा। अंडरस्टैंड करना आप, और अगर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ भी भेजें, ताकि वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके साहब। यहां जब देखें तो यहां है हमारे पास वही इन, वही बाय, वही ऑप्शन ऑन, और वही ऑप्शन हमारे पास विद है। अब इसको कंप्लीट करने वाले हैं कि यूज ऑफ इन देख रहे हैं हम, इनका यूज कहां पे करेंगे। सबसे पहले देखो मनीषा वेंट टू कोटा, मनीषा कहां गई साहब, कोटा गई, किससे गई, ए कार। अब आपको याद है कि ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज को देखने वाले हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, किस चीज को देखने वाले हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात के साधन, और यातायात के साधन के लिए आपको याद होगा, आपने नियम पढ़े होंगे कि यहाँ किसका यूज कर देंगे साहब, बाय का यूज कर देंगे। लेकिन फिर भी कभी हमारे पास गलती हो जाती है, अंडरस्टैंड करें, समझे। देखो दोनों वाक्यों में क्या आना चाहिए साहब, दोनों वाक्यों में बाय आना चाहिए, लेकिन दोनों वाक्यों में बाय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो सबसे पहले मनीषा वेंट टू कोटा ए कार, तो मनीषा कोटा विद ए कार, कार के साथ गई। ये तो आपका आंसर क्या है, गलत है, विद तो यहाँ पे आना ही नहीं है, कंप्लीट है ना, इसको माइनस कर दो। यहां देखो ऑन ए कार, तो कार में बैठी है, सरफेस टच है, क्या ऑन का यूज हो जाएगा। आगे देखो ऑन के साथ इन भी है, तो कार में क्या, कार क्या है, एक बाउंड्री वाला है, बाउंड्री है साहब, और उस कार के अंदर ही बैठी है ना, तो ये फिर ऑन भी कैंसिल। अब क्या आना है, इन आना है। चलो इनको देखते हैं, इन आ सकता है, लेकिन अब पॉइंट 8 तो नहीं, अब बाई तो अपन ने पढ़ा ही नहीं साहब, और आपको याद है कि ट्रांसपोर्टेशन में बाई का यूज होगा। फिर अगला सेंटेंस देखो, मनीषा वेंट टू कोटा कार, और यहां भी वही सिचुएशन है, यहां भी विद खत्म, यहां भी ऑन खत्म, दो वाली प्रॉब्लम वापिस, क्या आएगा। तो देखो इसमें सीधा सा नियम और साधारण बात क्या है, यहां देखें मनीषा वेंट टू कोटा ए कार, यहां ए है, और ये ए क्या है साहब, आर्टिकल है, कंप्लीट है। जब हमारे पास मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट के सामने अगर कोई आर्टिकल दे रखा है, तो उस आर्टिकल जब भी आए हमारे पास, तो यहां किसका यूज होगा, बाय का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। अंडरस्टैंड, समझ पाए। और जब हमारे पास आर्टिकल नहीं है,
तो आर्टिकल नहीं है तो यहाँ फिर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के साधनों के लिए किसका प्रयोग होगा? बाई का यूज होगा। अंडरस्टैंड कर पाए आप कि बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, है ना, ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कभी भी यूं नहीं आएगा बाई ए कार। कंप्लीट है। तो हमारे पास एक सीधा सा नियम बना, है ना, ये आर्टिकल, और आर्टिकल्स अगर हमारे पास हैं, आर्टिकल्स के साथ कोई ट्रांसपोर्ट है, तो उस जगह हम कभी भी बाई का यूज नहीं करेंगे। केवल ट्रांसपोर्ट है तो वहीं पे बाई का होगा, लेकिन आर्टिकल के साथ अगर ट्रांसपोर्ट आ गया तो उस जगह हम बाई नहीं लाएंगे। फिर क्या लाएंगे साहब? वहां कौन राइट होगा? इन राइट होगा। कंप्लीट है। अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं हम। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास इनसे रिलेटेड दूसरी चीज क्या है? इनसे रिलेटेड दूसरी चीजें हमारे पास वो क्या है? टू डिनोट टाइम। किस चीज को? टू डिनोट टाइम। कि सर आप टाइम को कब कब तक डिनोट करोगे बार बार? वहां हमने ऑन में भी देखा है टाइम के लिए ऑन का भी प्रयोग हो रहा है। अरे टाइम के लिए ऑन ही नहीं, टाइम के लिए हम बहुत सारी प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। हम सिंस का भी प्रयोग करेंगे, फॉर का भी प्रयोग करेंगे, हम टाइम के लिए बाय भी लाएंगे, टाइम के लिए टिल लाएंगे, अनटिल लाएंगे, टाइम के लिए टू लाएंगे, टाइम के लिए एट लाएंगे, बहुत सारी प्रीपोजिशन को लाएंगे, लेकिन इनका कंपेरिजन देखते जाएंगे। और जिस प्रकार हम एंड पे पहुंच जाएंगे प्रीपोजिशन के, ऑटोमेटिक हम डिनोट कर लेंगे, ऑटोमेटिक हम अलग कर लेंगे कि टाइम में इन इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस जगह हो रहा है। तो देखो टू डिनोट टाइम। अब यहां जब हम देखें तो हमारे पास कुछ सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है? पहला सेंटेंस, और है सेंटेंस क्या? नेहा। कंप्लीट है। वाज बोर्न, और यहां पे दे रखा है मंडे। कंप्लीट है। आगे एक और सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है? नेहा वाज बोर्न चौदह मई 1995। नेक्स्ट है हमारे पास नेहा वाज बोर्न, और यहां आ गया मई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, और क्या सेंटेंस है? नेहा वाज बोर्न 1995। देखो सेंटेंस को हम डिनोट करने वाले, आइडेंटिफाई करने वाले। फिर है हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन, नेहा वाज बोर्न और फर्स्ट वीक और इन मई के पहले सप्ताह में इसका जन्म हुआ। तो हमने वाक्य को, 5 वाक्यों को देखे साहब, और इन 5 वाक्यों में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो हमने देखा है कि जहां टाइम को डिनोट किया जाए, और टाइम को डिनोट किया जाए तो टाइम के साथ हमारे पास डे और डेट आ जाए। डे डेट वाली सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। लेकिन वही टाइम की सिचुएशन है और टाइम के साथ हमारे पास किस चीज आ जाए जो लंबी चीज है, लंबे समय तक चलती है। कौन है? मंथ है, ईयर है और वीक है। जब हमारे पास महीना है, वर्ष है और सप्ताह है, ये चीजें टाइम के साथ आए तो उस जगह फिर किस चीज को लाएंगे? हम इनको लाएंगे। तो यहां देखो मंडे, मंडे एक दिन चलता है, दूसरे दिन ट्यूसडे हो जाता है। तो ये केवल एक दिन चल रहा है, और इसके लिए हमने पहले भी यूज किया है, किसका यूज होगा? ऑन का। लेकिन आगे देखें, यहाँ तारीख है, यह भी एक दिन तक है और खत्म हो जाएगी, यहाँ ऑन का प्रयोग है। पहले भी देखा है डे और डेट के लिए, जबकि यहाँ देखो हमारे पास क्या है? मंथ है, और इसके लिए किसका यूज होगा? इनका। फिर देखो यहाँ ईयर है, लंबे समय तक चल रहा है, यहाँ भी किसका यूज होगा? इनका। और यहाँ फर्स्ट वीक, सप्ताह है पूरा, ये भी लंबे समय तक चल रहा है, तो यहाँ भी किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। अब आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि टाइम डिनोटिंग में मंथ, ईयर और वीक आ जाए हमारे पास, तो यहाँ किसका यूज करेंगे? हम इनका यूज करेंगे। बल्कि टाइम में डे और डेट से रिलेटेड सिचुएशन है तो वहां किसका यूज करेंगे? हम ऑन का यूज करेंगे। आगे देखें आप, इसी तरीके से नंबर तीसरी चीज देखते हैं हम इनकी,
और इनकी जो तीसरी सिचुएशन है हमारे पास वो कौन सी सिचुएशन है ना। यहां है हमारे पास टू डिनोट, क्या है, कौन सी चीज डिनोट की जाएगी यहां पे, हम देखेंगे कि मैंने यहां पे लिखा, मान लो क्या है, यहां पे लिखता हूं मैं आई ये वर्क ए बैंक, मैं कहां पे काम करता हूं साहब, एक बैंक में। सेंटेंस है हमारे पास आई वर्क हॉस्पिटल, है ना, ये ए हॉस्पिटल। फिर यहां देखें आई वर्क और फिर क्या है ए स्कूल, कहां पे काम कर रहा हूं मैं, स्कूल में। तो इन तीनों वाक्यों में किस चीज को डिनोट किया गया है, यहां पे बताया है हमारे प्रोफेशन को। क्या बताया है, प्रोफेशन को। हमारा जो प्रोफेशन है उसको बताया जा रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं। उस प्रोफेशन के लिए आई वर्क इन ए बैंक, मैं कहां काम करता हूं, बैंक में काम करता हूं। आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, आई वर्क इन ए स्कूल। तो यहां पे हमारी प्रोफेशन को जब बताया जा रहा है तो उस प्रोफेशन वाली सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे साहब, इनका यूज करेंगे। अंडरस्टैंड है, आप समझ पा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे पास चौथे नंबर की जो चीज है तो वो क्या है, यहां है टू डिनोट ए प्लेस। प्लेस से रिलेटेड भी इन आएगा लेकिन प्लेस ऑफ लिविंग, है ना। प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, रहने का जो स्थान है, प्लेस ऑफ लिविंग है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं किसका, इनका। लेकिन कैसे, जैसे हमारे पास सेंटेंस है और पहला सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है, आई लिव महावीर नगर, कहां रह रहा हूं साहब, महावीर नगर में रह रहा हूं। आगे देखेंगे एक और सेंटेंस आया है आई लिव कोटा, कंप्लीट है। नेक्स्ट है आई लिव, ये दिल्ली है। अब यहां हम देखें तो यहां सिचुएशन क्या है। अब आप देखें कि आपने पढ़ा होगा कि बड़े स्थान के लिए इनका एट का प्रयोग, बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग हुआ और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग हुआ। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे साहब कि बड़ा स्थान कौन सा है, छोटा स्थान कौन सा है। एक छोटे से गांव का छोटा सा स्थान आ गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, आप उसको जानते नहीं है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे नहीं होता है साहब। किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ किसका यूज करेंगे, चलो महावीर नगर। अरे आप सोचो कि महावीर नगर कहाँ है, कोटा का है, महावीर नगर जयपुर का है, महावीर नगर जोधपुर का है, क्या महावीर नगर सिरोही का है, हमें पता नहीं है। बड़ा है कि छोटा स्थान है, और यहाँ आप महावीर नगर देख के अपने अपने हिसाब से किसका यूज कर देंगे, एट का यूज कर देंगे, किसका, एट का। लेकिन ये गलत है ना साहब। क्यों गलत है, क्योंकि जहां तक हमसे नहीं कहा गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां तक छोटे स्थान बड़े स्थान को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। सब स्थान में किसका प्रयोग होगा, इनका होगा। यहां देखें तो मैं महावीर नगर के सामने किसका यूज करूंगा, इनका। कोटा के सामने भी इनका, और यहां भी किसका यूज करूंगा, मैं इनका यूज करूंगा, क्योंकि प्लेस ऑफ लिविंग है। लेकिन अगर यहां पर मैं महावीर नगर के बाद यहां लिखता हूं, यहां लिख दिया मैंने इन, चलो इनका क्यों लिखूं मैं, यहां लिख दिया मैंने कोटा, तो मैं महावीर नगर में रहता हूं, लेकिन महावीर नगर कहां का है साहब, कोटा। तो ये कोटा स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यहां पर ये एक बिग पैलेस है, और इस बिग पैलेस का ये क्या है, एक हिस्सा है छोटा सा, इसलिए यहां किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि दो स्थानों को बता दिया जाएगा, उनका कंपैरिजन कर देगा, एक इन है और एक क्या है, एट है ना। जैसे आई गो टू रेलवे स्टेशन, है ना, आई गो टू एट रेलवे स्टेशन इन उदयपुर। अब मैं देखो रेलवे स्टेशन उदयपुर भी कहा मैंने, तो यहां एक एट है और एक इन है, कंप्लीट है। लेकिन आई गो टू इन उदयपुर, डायरेक्ट उदयपुर आएगा साहब। तो यहां हमारे पास सिचुएशन कौन सी है, सिचुएशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सिचुएशन को पहचान रहे हैं। ये हमारे पास इन वाली सिचुएशन थी, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और बताता हूं इनकी, क्या है साहब, 4 के बाद हमारे पास इनकी 5वीं सिचुएशन क्या है,
देखो पांचवी सिचुएशन किस चीज को डिनोट करती है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें ये इंपोर्टेंट है। देखो आप यहां मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, और क्या सेंटेंस है हमारे पास, ही राइट्स पेन। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, ही राइट्स अ पेन। दूसरा सेंटेंस है ही राइट्स ए रेड पेन। फिर है ही राइट्स ए ब्लू पेन। अंडरस्टैंड करना, आप समझना। देखो मैं किस चीज को आइडेंटिफाई करने वाला हूं, यहां क्या बताने वाला हूं, और आपको क्या अंडरस्टैंड कराने वाला हूं, इन देख रहे हैं हम, है ना। फिर लिखता हूं मैं ही राइट्स इंक। कंप्लीट है। फिर है हमारे पास सेंटेंस ही राइट्स, फिर यहां आ गया पेंसिल, और फिर आया हमारे पास ही राइट्स, और यहां आ गया अ पेंसिल। जी हाँ, कितने वाक्य हैं, इन वाक्यों को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, और समझने वाले हैं हम। देखो क्या समझेंगे हम, देखो ही राइट्स अ पेन, वह एक पेन से लिखता है, से आते ही आपको फ्रॉम याद आ जाएगा, और फ्रॉम यहां पर गलत है। आप कहेंगे इनका प्रयोग पढ़ रहे हैं तो क्या यहां इनका प्रयोग कर दें, ये भी गलत है, कहां यूज होगा। हमें अंडरस्टैंड करना होगा ही राइट्स अ पेन, जब हमारे पास कोई भी चीज ऐसी है जो जिसका हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं और हमारे पास एक डंडा है, और डंडे से हमने आई किल ए स्नेक विद ए स्टिक, विद का यूज कर रहा हूं मैं, स्टिक मेरे पास है। तो जब हमारे साथ हमारे पास कोई चीज है और उस चीज का हम यूज कर रहे हैं, मतलब प्लस है हमारे पास, और कोई चीज हमारे पास है, तो यहां यूज कर रहे हैं हम किसका साहब, विद का यूज कर रहे हैं, विद ए पेन, आई राइट्स विद ए पेन। कंप्लीट है। अब यहां देखो पेन तो है, लेकिन पेन कोई सा भी होना साहब, रेड हो ब्लू हो, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है, आएगा तो विद ही, नो प्रॉब्लम, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखो अब आ रही है प्रॉब्लम, हमारे पास अगर इंक हो, क्या हो, इंक, तो इंक के यहां पर विद इंक थोड़ी आएगा, इंक के साथ नहीं ना, ये हमारे पास ऐसा मीडियम नहीं है कि जिससे हम लिख रहे हो, इंक तो एक अंदर भरी हुई चीज है, और यहां इस जगह किसका यूज होगा, इनका। बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है साहब। एक ये हमारे पास पेंसिल, और पेंसिल के लिए इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, इनका। लेकिन आगे ए पेंसिल आया है, ये आर्टिकल इसके सामने, तो यहां पर जब आर्टिकल आया है तो फिर यहां वापस क्या होगा, विद ही होगा। पेंसिल के साथ हमने इनका यूज किया है, लेकिन ए पेंसिल आए तो किसका यूज करेंगे, विद का। ये वाक्य बहुत सी बार अंडरस्टैंड हुए हैं, बहुत सी बार एग्जाम में आए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हमें पहचानना होगा, एक तो हमारे पास क्या है, इंक, और एक है हमारे पास पेंसिल। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो विद को न देकर किसको देती हैं, ये देती है हमारे पास इनको। कंप्लीट है। अब हम इनको देखने के बाद कहां पे आए हैं साहब, इनटू की तरफ भी चलते हैं, और इनटू को देखते हैं कि इनटू में किस तरह का यूज हुआ है। तो देखो यूज ऑफ इनटू देखते हैं, और सिंपल है, देखो किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करें, किस तरीके से हम इसको समझें। देखो इनके बाद जब हम इनटू को देखने वाले हैं, तो इनटू की पहली सिचुएशन हमें याद है साहब, क्या है, इनटू की सिचुएशन बाहर से अंदर वाली सिचुएशन है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन इसका यूज देख रहे हैं हम, वो मीनिंग्स में उसको देख लिया, यूज कैसे होगा। यूज सबसे पहले देखो, यहां पे हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस के जरिए देखते हैं, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। मैंने कहा ट्रांसलेट, एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे आता है, दीज सेंटेंस और हिंदी। साहब इंग्लिश के सेंटेंस दे रखे, और उनको किस में ट्रांसलेट करना है, आपको उनको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, और हिंदी में जब ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो यहां किसका यूज होगा, इनटू का। मतलब इनटू का यूज कहां पे हो रहा है, हमारे पास पहली चीज है
ट्रांसलेशन में। किस चीज में? ट्रांसलेशन में। जब कोई भी चीज ट्रांसलेट की जाए तो उस ट्रांसलेशन में हम किसका यूज कर देंगे? इनटू का। क्या मुझे इसके और सेंटेंस लिखाना चाहिए? इसके और सेंटेंस लिख दूं मैं? नहीं। आप इजीली और आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जब हम किसी भी चीज को ट्रांसलेट करें तो उस ट्रांसलेशन में किसका यूज करेंगे साहब? इनटू का यूज करेंगे। चाहे आप किसी भी सेंटेंस को पंजाबी में बदले, आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी में बदले, इंग्लिश में बदले, कोई भी चीज आप ट्रांसलेट करें, बदल दें उसको, तो यहाँ ट्रांसलेशन में किसका यूज कर रहे हैं हम? इनटू का यूज कर रहे हैं। आगे इनटू वाली सिचुएशन हमारे पास एक और आती है, और ये किसको डिनोट करती हैं? टू डिनोट चेंज। यहाँ ट्रांसलेशन में भी चेंज है, लेकिन यहाँ पर टू डिनोट चेंज। देखो अब चेंज किस प्रकार होगा? किसी भी चीज को जब चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो चेंजिंग सिचुएशन में भी क्या है हमारे पास? इनटू है। अब कैसे चेंज करें? जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस से अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पे मैंने सेंटेंस किस तरीके से लिया है, जैसे लिया है द रिंग, अंगूठी है ना साहब, इज गोल्ड। अंगूठी कैसी है साहब? सोने की, है ना, या फिर सोने की अंगूठी तो है। द रिंग इज मेड गोल्ड, है ना, सोने से बनी हुई अंगूठी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है? ये कर्ड मतलब दही, इज मेड मिल्क, दूध से क्या बन गया? दही बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी वाली सिचुएशन है हमारे पास, और तीसरी सिचुएशन कौन सी है? वाटर, ये टर्न, ये भी बदल रहा ना, आइस, पानी किस में बदल गया? आइस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। तीनों चेंजिंग वाली सिचुएशन है, और इन चेंजिंग वाली सिचुएशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखो अब चेंज को डिनोट कर रहे हैं और चेंज के लिए इनटू लाएंगे। जी हाँ, क्या मैं सब में इनटू ला दूं? सब में इनटू ला दूं? अरे स्थिति तो अलग अलग है ना, तो अलग स्थिति है तो इनटू क्यों लाऊं मैं? हटाओ इसको। तो क्या लाना चाहिए मुझे? मैं आपको तीन चीजें बताता हूं। देखो नियमों को रटने से कुछ नहीं होता है, केवल अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिखता हूं, एक तो ऑफ लिखता हूं, एक लिख रहा हूं मैं फ्रॉम लिख रहा हूं, है ना, यहां पे लिखा मैंने ऑफ। यहां लिखता हूं मैं किस चीज को? फ्रॉम को, ये फ्रॉम है। और एक और लिखता हूं मैं किसको? इनटू को, जो हम पढ़ रहे हैं। ऑफ में क्या है? ऑफ वाली सिचुएशन है हमारे पास, ये देखो, ये है फिजिकल चेंज। फ्रॉम क्या है हमारे पास? केमिकल चेंज। क्या है? केमिकल चेंज। ये देखो ये केमिकल चेंज है। और इनटू क्या है हमारे पास? इनटू है हमारे पास, ये देखो, ऑटोमेटिक चेंज। कंप्लीट है। अब देखो इन तीन सिचुएशन को हम देख रहे हैं। एक तो फिजिकल चेंज है, एक है हमारे पास फिजिकल चेंज। क्या है फिजिकल चेंज में? क्या होगा? डायरेक्ट कौन चेंज हो जाएगा? स्ट्रक्चर, है ना। ये किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाएगा वो फिजिकल चेंजिंग है। फिजिकल चेंजिंग क्या है? अब किसी से कोई चीज बना दी, जैसे द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। चेयर किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। तो प्लास्टिक को परिवर्तित कर कर क्या चेयर बना दी, और चेयर को वापस जैसे टूट गई तो इसको वापस गला के और फिर नई चीज बना देंगे। तो यहां पर क्या चीज चेंज की गई है? प्लास्टिक को चेंज, आयरन से कोई चीज बना दी, तो यहां पर उसको फिजिकल शेप दिया है, फिजिकल चेंज किया है। और जब किसी चीज से कोई नई चीज बना दी, फिजिकल चेंज हो गया, तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम? ऑफ का। फ्रॉम का यूज कहां होगा? ये केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है? जैसे मान लो केमिकल चेंज में किसी केमिकल से कोई चीज बन गई, जैसे कर्ड किससे बना है? मिल्क से बना है, तो ये केमिकल चेंज है। यहाँ फिजिकल चेंज थोड़ी है, और वापस इसको बदल नहीं सकते। क्या आप दही से वापस दूध बना दोगे? नहीं बदल सकते है ना। यहाँ चेंजिंग पॉसिबिलिटी है वापस, है ना। इसको क्या करेंगे? इसको वापस गला के या वापस रिसाइकल कर देंगे। रिसाइकल से ये चेंज किया जा सकता है वापस। लेकिन अब जैसे मान लो मेरी अंगूठी है साफ सोने की, मैं क्यों नहीं पहने हूं? क्योंकि मेरी अंगूठी टूट गई। अब मैं जब भी चाहूंगा उस अंगूठी को वापस गलवा के और वापस नया शेप दिलवा लूंगा और बनवा लूंगा। फिजिकल चेंज किया ना, फिजिकल चेंज किया है तो क्यों?
क्यों यहाँ पर ऑफ नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। यहाँ केमिकल चेंज में हमारे पास फ्रॉम है, लेकिन इनटू का यूज ऑटोमेटिक चेंज है। ऑटोमेटिक चेंज क्या है? इनटू है। जहां दोनों सिचुएशन नहीं है वहां इनटू है। देखो क्या है सबसे पहले, द रिंग इज मेड गोल्ड। आप समझ गए होंगे, अब तीनों को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आपको मजे आ रहे होंगे कि वास्तव में हम तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई नियम नहीं होता है, नियम आप पढ़ें कि फलाने के सामने फलाना होगा, ढीकड़ा होगा, अरे नहीं। देखो द रिंग इज मेड, कि जो रिंग बनी हुई है गोल्ड से बनी हुई है, ये फिजिकल चेंज है। और किसका यूज कर दिया हमने? ऑफ का यूज कर दिया। अंडरस्टैंड? यहाँ कर्ड इज मेड मिल्क, मिल्क से कर्ड बना है तो यहाँ फ्रॉम है, केमिकल चेंजेस आप। और यहाँ वाटर टर्न, वाटर है पानी आइस में बदल गया, तो क्या हमने बदला है? मेहनत करी है बदलने, वो तो बदलेगा साहब, जहां ठंडक मिलेगी वहां बदलेगा। फ्रिज में रखा है, बदल जाएगा ऑटोमेटिक। क्या हम इकट्ठा करेंगे पानी को बर्फ बन, या बर्फ को हम कहेंगे कि पिघल सा? ऑटोमेटिक देखो बर्फ रखा है और उसको एयर मिलेगी, और एयर मिलते ऑटोमेटिक फैलेगी, और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो यहां देखो ऑटोमेटिक टर्न हो रहा है, तो यहां किसका यूज है साहब? इनटू का। आई होप, आशा है आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। हमने कुछ रूल्स देखे, कुछ प्रयोग को देखा है, और आगे हम और पढ़ने वाले हैं साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर करें। जो साथी कहते हैं कि हमें ग्रामेटिकल टॉपिक्स में ये समझ में नहीं आता है, वो चीज समझ में नहीं आता है, तो एग्जाम्स वर्ड आपके साथ है। आपको हर चीज अंडरस्टैंड होगी, हर चीज आपको समझ में आएगा, लेकिन देखते रहें और बने रहें। एक बार और आपको थैंक्स देखने के लिए, और यस विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।